नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है जीके की क्लास में। पिछली क्लास में हमने 365 नंबर क्वेश्चन तक क्वेश्चन कर लिए थे। आज चलते हैं 366 नंबर क्वेश्चन पर। 366 नंबर का क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में सबसे कम लिंग अनुपात पाया गया है? तो वो पाया गया है धौलपुर में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। तो न्यूनतम लिंगानुपात, न्यूनतम लिंगानुपात ये कहां पर है आपका? धौलपुर में है। अगर पूछ ले सर्वाधिक लिंगानुपात, सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है? सर्वाधिक लिंगानुपात तो वो है आपका किसका? डूंगरपुर का। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला क्या है? तो वो कौन है? जैसलमेर। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो सबसे कम जनसंख्या कहां पर है? तो सबसे कम जनसंख्या, सबसे कम जनसंख्या आपका कहां पर? जैसलमेर में है। कहां पर है? जैसलमेर में। धौलपुर में क्या है? न्यूनतम लिंगानुपात, न्यूनतम लिंगानुपात। तो न्यूनतम लिंगानुपात कहां पर है? धौलपुर में है। धौलपुर में है। अब देखिए जैसलमेर में आपका राष्ट्रीय मरु उद्यान है। राष्ट्रीय मरु उद्यान, मरु उद्यान ये आपका जैसलमेर में है। बूंदी में क्या है? तो बूंदी को बावड़ियों का शहर कहा जाता है। बावड़ियों का शहर ये कहा जाता है किसको? बूंदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व था? तो सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व था वो था आपको किसका? जयपुर का। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है जयपुर का। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व ये किसका है आपका? जयपुर का है। जयपुर से फिर कम किसका है? भरतपुर का। भरतपुर का और भरतपुर से कम किसका है? दौसा का। और दौसा से कम किसका है? अलवर का। तो ये आपको क्रम याद करना है कि सबसे ज्यादा जयपुर का, जयपुर से कम फिर भरतपुर का, फिर दौसा का, फिर है अलवर का। ये क्रम पूछा जाता है। एक पूछा जाता है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व का, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व का। तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व आपका जैसलमेर का। किसका है? जैसलमेर का। जैसलमेर के बाद में आता है बीकानेर है इसके बाद में। बीकानेर के बाद में आता है बाड़मेर। फिर आपका आता है जोधपुर का। किसका आता है? जोधपुर का। ठीक है, समझ में आ गया होगा। और राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना? 200। कितना है? 200 है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से राजस्थान का कौन सा जिला दूसरा अधिकतम जनसंख्या वाला जिला है? हाँ, तो दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला था आपका कौन? जोधपुर। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। पहले पर कौन था? पहले पर था आपका क्या? जयपुर। कौन था? जयपुर था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। दूसरे पर कौन था? जोधपुर। जोधपुर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान की विश्व मानचित्र पर स्थिति के संदर्भ में सही है? पहला है राजस्थान दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ये बात गलत है। राजस्थान किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में है। उत्तरी गोलार्ध में है राजस्थान। तो यह बात तो गलत हो गई है। दूसरा है
कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है। बिल्कुल ये बात सत्य है और हमें सत्य ही बतानी है। ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर। अगला है कर्क रेखा राजस्थान के मध्य भाग से गुजरती है। ये बात गलत है, ये तो गुजरती है दक्षिणी भाग से। दक्षिणी भाग, और दक्षिणी भाग का कौन सा है? जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, उससे होकर के ये गुजरती है। अगला देखिए, भूमध्य रेखा राजस्थान के उत्तरी भाग से होकर गुजरती है। गलत बात है, गुजरती है ही नहीं राजस्थान से होकर तो भूमध्य रेखा। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर। और एक बात ध्यान में रखनी है कि कर्क रेखा को माही नदी, माही नदी 2 बार काटती है, 2 बार काटती है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, वह संशोधन अधिनियम जिसके तहत लोकसभा और विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन के लिए सीटों का आरक्षण समाप्त कर दिया गया, तो वो कौन सा संविधान संशोधन के तहत समाप्त किया गया था? तो वो समाप्त किया गया था, 1 मिनट सॉरी, वो समाप्त किया था 104वां संशोधन अधिनियम के तहत। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। तो 104वां संविधान संशोधन के तहत एंग्लो इंडियन के लिए सीटों का आरक्षण क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, जयपुर मेट्रो रेल परियोजना का प्रथम चरण चरण फर्स्ट ए शुरू हुआ था। ये कहां से कहां तक शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था मानसरोवर से चांदपोल तक। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। अब देखिए, आपका जो जयपुर है, जयपुर है, जयपुर में आपका गोविंद देव जी का मंदिर है। गोविंद देव जी, इनका मंदिर है, पहली बात। दूसरी बात, जयपुर की ब्लू पोट्री प्रसिद्ध है, ब्लू पोट्री। और ब्लू पोट्री का संबंध है करपाल सिंह से, करपाल सिंह से। अगला है, जयपुर में आपका नाहरगढ़ किला है, नाहरगढ़ का किला, नाहरगढ़ किला। नाहरगढ़ किले को बोलते हैं सुदर्शनगढ़ का किला, सुदर्शनगढ़ किला। और इस नाहरगढ़ किले में एक जैसे 9 महल हैं, एक जैसे 9 महल, ये यहीं पर हैं। जयपुर में आपकी सांबर झील है, सांबर झील, तो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इसके अलावा जो जयपुर है, जयपुर की मीनाकारी प्रसिद्ध है, मीनाकारी। जयपुर में आपका पतंग महोत्सव बनाया जाता है, पतंग महोत्सव। और कब बनाया जाता है? 14 जनवरी को बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? 14 जनवरी को। अगला, जयपुर में ही आपका गधों का मेला भरता है। तो गधों का मेला कब भरता है? ये जयपुर में भरता है। तो जयपुर में कई चीजें हैं। जयपुर में ही आमेर का किला है, आमेर का किला, आमेर किला। ये आपका कहां पर है? जयपुर में है। जयपुर में ही आपका शीतला माता का मेला लगता है, शीतला माता का मेला भी लगता है, और चाकसू जयपुर में लगता है। तो ये है जयपुर के बारे में। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, शीत ऋतु में राजस्थान के कुछ भागों में भूमध्य सागरीय चक्रवातों से होने वाली वर्षा क्या कहलाती है? तो वो वर्षा कहलाती है क्या? मावठ कहलाती है। अर्थात सर्दियों में होने वाली बारिश को कहते हैं मावठ। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, 1 मिनट रुकिए, आज क्या हो रहा है इसमें गड़बड़। अगला है, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो वो क्या है? सांबर झील। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया है? आंसर। तो जो सांबर है, सांबर झील, ये क्या है? सबसे बड़े खारे पानी की झील है, सबसे बड़े खारे पानी की झील, खारे पानी की झील है। और ये झील है कहां पर? ये जयपुर में है। कहां पर है? जयपुर में है। अब बात कर लेते हैं डीडवाना झील, डीडवाना झील।
जो आपका डीडवाना झील है ये कहां पर है? डीडवाना कुचामन जिले में। डीडवाना, जो नया जिला बना है डीडवाना कुचामन, उस जिले में है। पचपदरा झील, पचपदरा, पचपदरा जो झील है ये कहां पर है? तो ये है बालोतरा में। जो नया जिला बना है उसमें है बालोतरा में। इस पचपदरा झील में 58% नमक पाया जाता है, शुद्ध नमक पाया जाता है। ठीक है। अगला हमारे पास है लूणकरणसर झील। तो लूणकरणसर झील ये पाई जाती है कहां पर? बीकानेर में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? बीकानेर में। और बीकानेर में आपका जूनागढ़ का किला है, जूनागढ़ किला, जिसको लालगढ़ का किला भी कहा जाता है, क्योंकि जूनागढ़ किला लाल पत्थरों से निर्मित होने के कारण इसको लालगढ़ भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की कौन सी नदी वैदिक एवं पुराण काल से संबंधित है? तो वो नदी है आपकी सरस्वती नदी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। अब देखिए जो माही नदी है, माही नदी, माही जो नदी है इसके कई नाम है। इसको बोलते हैं काठल काठल, या फिर वागड़ की गंगा, वागड़ की गंगा कहा जाता है। इसी को आदिवासी की गंगा कहा जाता है, आदिवासियों की गंगा ये भी कहा जाता है इसको, आदिवासी गंगा। इसको कहा जाता है दक्षिणी राजस्थान की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की गंगा। ये जो माही नदी है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार काटती है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब बात कर लेते हैं लूणी नदी के बारे में। तो नदी लूणी नदी के कई नाम हैं। इसको बोलते हैं अंतः सलीला, सलीला। और ये किसने कहा था? कालिदास जी ने कहा था इसको अंतः सलीला। इसी लूनी नदी को बोलते हैं आदि खारी, आदि खारी व आदि मीठी, आदि खारी व आदि मीठी नदी कहा जाता है। इसी को बोलते हैं क्या? सागरमती नदी, सागरमती नदी बोला जाता है। इसी को लवणवती नदी बोला जाता है, लवणवती नदी बोला जाता है। इसी को बोला जाता है मरुस्थल की गंगा, मरुस्थल की गंगा। लूणी नदी के किनारे एक सभ्यता है, वो है क्या? एक सभ्यता है जो कहां पर है? तिलवाड़ा सभ्यता, तिलवाड़ा सभ्यता, तिलवाड़ा सभ्यता। और ये कहां पर है? बालोतरा में है। और राव मल्लीनाथ पशु मेला भी यहीं पर लगता है, इसके पास ही। वो भी लगता है बालोतरा तिलवाड़ा में, तिलवाड़ा बालोतरा में लगता है। अब बात कर लेते हैं बाण गंगा नदी के बारे में। किसके बारे में? बाण गंगा नदी। तो आपकी जो बाण गंगा नदी है, बाण गंगा नदी, इसको बोला जाता है अर्जुन की गंगा, अर्जुन की गंगा बोला जाता है। इसको ही बोला जाता है क्या? ताला नदी बोला जाता है, ताला नदी। इसी को ही बोला जाता है रुंडित सरिता, रुंडित, रुंडित सरिता। ये नाम है किसके? बाण गंगा नदी के। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, भरतपुर के गंगा मंदिर का निर्माण महाराजा बलवंत सिंह द्वारा 1845 में शुरू किया गया था, और निर्माण कार्य कितने वर्ष तक जारी रहा? तो यह जारी रहा था 90 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर डी हो गया है आंसर। तो आपका जो गंगा मंदिर है, गंगा मंदिर, ये है कहां पर? ये आपका भरतपुर में है। इसका निर्माण कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका निर्माण प्रारंभ हुआ था 1845 में। और किसने किया था ये मंदिर का निर्माण? महाराजा बलवंत सिंह द्वारा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए भरतपुर से संबंधित है महाराजा सूरजमल, महाराजा सूरजमल। जो महाराजा सूरजमल है इसको बोला जाता है जाटों का प्लूटो, जाटों का प्लूटो, या फिर इन्हीं को बोला जाता है जाटों का अफलातून।
जाटों का अफलातून। इन्होंने 80 युद्ध किए थे और 80 युद्ध में पूरे 80 युद्धों में इन्होंने जीत हासिल की थी, इसलिए इनको बोला जाता है अजय महायोद्धा। अजय महायोद्धा बोला जाता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में विवाह के अवसर पर पुरुष किस प्रकार की पगड़ी पहनते हैं? तो विवाह के अवसर पर आपकी मोथड़ा या फिर मोठड़ा पगड़ी पहनते हैं। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। एक यहां पर आ रहा है मदिल। क्या? मदिल। मदिल जो पगड़ी पहनी जाती है, ये दशहरे के अवसर पर पहनी जाती है। दशहरे के अवसर पर पहनी जाती है। ठीक है। और दशहरे पर किसकी पूजा की जाती है? खेजड़ी की पूजा की जाती है। खेजड़ी की पूजा। इसके अलावा दशहरे पर किसकी पूजा की जाती है? हथियारों की पूजा। हथियारों की पूजा की जाती है। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ हमें क्या करना है? मिलान करना है। पहले हमारे पास क्या है? एक तारा। क्या है? एक तारा। तो एक तारा है। एक तारा को, यह एक ऐसा वाद्य यंत्र जिसे मीराबाई क्या करती थी? बजाया करती थी। तो ए में तो आ गया है क्या? 3 नंबर वाला आ गया है। क्या आ गया है? 3 नंबर वाला आ गया है। आगे देखिए। आगे हमारे पास है क्या? अलगोजा। तो अलगोजा है। अलगोजा ये क्या है? बांसुरी जैसा वाद्य यंत्र है। बी में आ जाएगा 4। तो ए में 3 है। ए में 3 कहां पर है? देखिए, डी में ही है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया है आंसर। रावण हत्ता जो बजाया जाता है, ये भोपा का प्रमुख वाद्य यंत्र है। और नगाड़ा जो बजाया जाता है, ये इसको दो मोटी लकड़ी के डंडों से बजाया जाता है। तो ये हो गए इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन पतंग महोत्सव किस शहर में मनाया जाता है? तो पतंग महोत्सव मनाया जाता है किस पर? कहां पर? जयपुर में। जयपुर में मनाया जाता है पतंग महोत्सव। ठीक है। अब सुनिए, उदयपुर है आपका। उदयपुर है। उदयपुर को क्या कहा जाता है? सफेद शहर कहा जाता है। सफेद शहर। उदयपुर को ही क्या कहा जाता है? झीलों की नगरी। झीलों की नगरी कहा जाता है। उदयपुर को ही राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है। राजस्थान का कश्मीर ये कहा जाता है उदयपुर को। उदयपुर में ही अभी कौन सी सभ्यता है? आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता का संबंध भी अब किससे है? उदयपुर से है। अब हमारे पास आता है अजमेर। अजमेर। जो अजमेर है, अजमेर में तारागढ़ किला है। तारागढ़ किला। ये जो तारागढ़ किला, ये बीठली पहाड़ी पर है। बीठली पहाड़ी, इसलिए इसे गढ़ बीठली भी कहा जाता है। अजमेर में आपका 2.5 दिन का झोपड़ा है। 2.5 दिन का झोपड़ा, ये आपका अजमेर में है। अजमेर में ही आपका क्या है? अकबर का किला है। अकबर का किला, ये भी कहां पर है? अजमेर में है। और अजमेर में ही आपकी सोनी जी की नसिया है। सोनी जी की नशिया, ये आपको कहां पर है? अजमेर में है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए, बीकानेर है। बीकानेर में क्या है? बीकानेर में आपका है क्या? जसनाथी संप्रदाय। जसनाथी संप्रदाय का संबंध किससे है? बीकानेर से है। बीकानेर में जूनागढ़ का किला है। जूनागढ़ किला, ये कहां पर है? बीकानेर में। बीकानेर को लालगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि जूनागढ़ का किला लाल पत्थरों से निर्मित होने के कारण बीकानेर को लालगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। जयपुर में देखिए आपकी ब्लू पोट्री है। ब्लू पोट्री के लिए जाना जाता है जयपुर। जयपुर में ही आपकी मीनाकारी कला है। मीनाकारी कला है। जयपुर में ही आपका नाहरगढ़ किला है। नाहरगढ़ किला।
जयपुर में ही आपका आमेर का किला है, आमेर किला। जयपुर में ही आपकी सांबर झील है, सांबर झील। ये आपके कहां पर है? जयपुर में है। ठीक है। और जयपुर में ही क्या बनाया जाता है? पतंग महोत्सव, पतंग महोत्सव। पतंग महोत्सव का आयोजन भी जयपुर में ही किया जाता है। तो ये हो गया किसके बारे में? जयपुर के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, वनो उन्मूलन हमारे लिए हानिकारक है क्योंकि? वनो उन्मूलन का मतलब होता है वनों की कटाई करना। पहला है, यह मृदा अपरदन बढ़ाता है। बिल्कुल ये बात क्या है? सत्य है। जब वनों की कटाई की जाएगी तो जो मृदा है उसका कटाव ज्यादा होगा, इसको बोलते हैं क्या? मृदा अपरदन। और दूसरा है, मृदा अपरदन घटता है, नहीं घटेगा, नहीं बढ़ेगा। यह वर्षा में वृद्धि करता है, गलत बात। वर्षा में कमी करेगा। यह मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ाता है, गलत बात। यह बात भी क्या है? गलत है। वनोन्मूलन से मृदा की उर्वरा शक्ति क्या होगी? कम होगी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? हमें सही कथन की क्या करनी है? पहचान करनी है। क्या आपको ये वाला समझ में आ रहा है क्या? अगर देखिए हमारी क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपकी जिम्मेदारी है। पहला है, यह प्रतापगढ़ शहर में स्थित है, गलत बात। ये तो भरतपुर में है। यह अनेक पक्षियों का वास है, बिल्कुल सत्य बात है। यह प्रवासी पक्षियों का वास है। अगला है, यह तेंदुए लेपर्ड के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, गलत बात। अगला है, यहाँ विशेष ऋतुओं में अनेकों पक्षी प्रवास के लिए आते हैं, बिल्कुल। साइबेरियन जो सारस होते हैं उनके लिए प्रसिद्ध है, जो कि अनेक ऋतुओं में आते रहते हैं। तो ये क्या है? सत्य है। तो बी और डी हमारा क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। अब मैं बात कर लेता हूं किसके बारे में? केवलादेव राष्ट्रीय अभ्यारण्य के बारे में। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये है कहां पर? पहली बात भरतपुर में है। कहां पर है? भरतपुर में है। दूसरी बात, ये प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। प्रवासी जो पक्षी हैं उनके लिए प्रसिद्ध है। अगली बात है, ये सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान। तो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन है? केवलादेव। और इसका क्षेत्रफल कितना है? तो इसका जो क्षेत्रफल है वो 28 किलोमीटर स्क्वायर है, वर्ग किलोमीटर है। और इसमें कौन सा बांध है? अजान बांध। अजान बांध है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में। इसके अलावा जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है ये साइबेरियन पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। साइबेरियन जो सारस हैं उनके लिए क्या ये प्रसिद्ध है। इसकी जो स्थापना हुई थी किसकी? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की, ये हुई थी 1956 में। और राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला था? तो इसको दर्जा मिला था 1981 में। और 1981 में ही इनको रामसर साइट में शामिल किया गया था। रामसर साइट में इसको 1981 में शामिल किया गया था। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को 1985 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। विरासत सूची में क्या किया गया था? शामिल किया गया था। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, राजस्थान में पाबूजी की ऊंटों के देवता के रूप में पूजा की जाती है, बिल्कुल सत्य बात है। दूसरा है, मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी को जाता है, बिल्कुल सत्य बात है। तो दोनों ही कथन क्या है? सत्य हैं। ऑप्शन एक और दो दोनों ही क्या है? कथन सत्य हैं। अब बात कर लेते हैं पाबूजी के बारे में। आपके जो पाबूजी हैं ये क्या है? पहली बात, पंच पीर में शामिल है। पंच पीर में क्या है? ये शामिल है। दूसरी बात, पाबूजी हैं ये किसके अवतार हैं? तो ये अवतार है लक्ष्मण के। कई बार क्वेश्चन आया है। पाबूजी लक्ष्मण के अवतार हैं। अब पाबूजी को कई नामों से जाना जाता है। इनको बोला जाता है ऊंटों का देवता,
ऊंटों का देवता। क्या कहा जाता है उनको? ऊंटों का देवता कहा जाता है। इसके अलावा इसके नाम और कई हैं। जैसे इनको बोला जाता है गोरक्षक देवता। गो रक्षक देवता। ये भी इनको बोला जाता है गोरक्षक देवता के रूप में बोला जाता है। इन्हीं को बोला जाता है प्लेग रक्षक देवता। प्लेग रक्षक देवता, ये भी इनका ही नाम है। इनको मेहर भी कहा जाता है, और मेहर कौन बोलते हैं? मुसलमान बोलते हैं। ठीक है। इनके पिताजी का नाम था क्या? धांधल जी। धांधल जी इनके पिता का नाम था। और मम्मी का नाम था कमला दे। मम्मी का नाम क्या था? कमला दे था। और इनकी पत्नी कौन थी? तो इनकी पत्नी थी क्या? फूलन दे। फूलन दे, या फिर इनका नाम है फूलन दे को भी क्या बोलते हैं? सुप्यार दे। क्या बोलते हैं? सुप्यार दे बोलते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बाबूजी हैं इनके गुरु कौन है? तो इनके गुरु का नाम था समर्थ भारती। समर्थ भारती इनके गुरु का नाम था। इनका जो मंदिर है वो कोलूमंड फलोदी में है। कोलूमंड फलोदी में इनका क्या है? मंदिर है। तो ये बात ध्यान में रखनी है, किसके बारे में? बाबूजी के बारे में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, रियासतों के शासकों ने अपनी वीरता विजयों आदि के वृत्तांतों को इतिहासकारों द्वारा लिखे गए अभिलेखों में संजोज कर रखा है। इन वृत्तांतों को क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है ख्यात। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। तो ये आपको इस सीधी बात ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, चुरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, सूरतगढ़ और गंगानगर के क्षेत्रों में कौन सी बोली बोली जाती है? तो वो बोली जाती है शेखावाटी बोली। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। अब देखिए, आपकी जो मेवाती बोली है ये मेवात क्षेत्र में बोली जाती है। मेवात क्षेत्र में। और मेवात क्षेत्र में कौन कौन से जिले शामिल हैं? अलवर और भरतपुर। अलवर और भरतपुर में ये बोली बोली जाती है। मेवाती भाषा में आपका जो लालदास जी हैं, लालदास जी व चरणदास जी, चरणदास जी, इनकी रचना क्या है? लिखी गई हैं। इसके अलावा चरणदास की दो शिष्या हैं, दयाबाई, दयाबाई और सहजोबाई। दयाबाई ने तो दयाबोध और सहजोबाई ने सहज प्रकाश की रचना की थी। तो इनकी रचना भी मेवाती भाषा में है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं वागड़ी बोली के बारे में। वागड़ी, तो वागड़ी है ये वागड़ क्षेत्र में बोली जाती है। वागड़ क्षेत्र में। और वागड़ क्षेत्र में कौन कौन आते हैं? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा आते हैं वागड़ क्षेत्र में। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया होगा। वागड़ी जो बोली है इस पर गुजराती और मालवी का प्रभाव है। गुजराती व मालवी भाषा का क्या है? प्रभाव है। ये बात भी समझ में आ गई होगी। और संत मावजी के उपदेश, संत मावजी हैं के उपदेश भी किस भाषा में है आपके? वागड़ी भाषा में है। किस भाषा में है? वागड़ी भाषा में। वागड़ी बोली है, इसको इसका अन्य नाम क्या है? तो इसका अन्य नाम है भीलो की बोली। भीलो की बोली, ये भी आपको ध्यान में रखनी है। और वागड़ी जो बोली है, वागड़ी बोली को अब्राहम ग्रियर्सन ने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि जो वागड़ी बोली है ये भीली बोली है। यानी भीली बोली बताया है। भीली बोली, ये किसने बताया है? वागड़ी बोली को भीली बोली बताया है ग्रियर्सन ने। अगला है हमारे पास मालवी बोली। तो मालवी बोली मालव क्षेत्र में, मालवा क्षेत्र में बोली जाती है। मालवा क्षेत्र में बोली जाती है। और मालवा क्षेत्र में कौन कौन शामिल है? मालवा क्षेत्र में आपका देखिए प्रतापगढ़, प्रतापगढ़, झालावाड़, झालावाड़ और कोटा, ये आते हैं मालवा क्षेत्र में। ये समझ में आ गया होगा। अब जो आपकी मालवी बोली है इस पर गुजराती
वह मराठी भाषा का क्या है, इस पर प्रभाव है। तो यह बात ध्यान में रखनी है, किसके बारे में, मालवी बोली के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस त्योहार से पहले श्राद्ध पक्ष में सांझी बनाई जाती है? तो बनाई जाती है दशहरे से पहले। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। अब सुनिए, जो आपका दशहरा है, क्या है, दशहरा, दशहरे के दिन है, दशहरे को क्या बोलते हैं, विजयादशमी बोलते हैं। पहली बात, विजयादशमी, तो विजयादशमी बोला जाता है दशहरे को। जो दशहरा है ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आश्विन शुक्ल दशमी को बनाया जाता है। आश्विन शुक्ल दशमी को बनाया जाता है आपका दशहरा। दशहरे के दिन खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। खेजड़ी वृक्ष, जो हमारा राज्य वृक्ष है ना, खेजड़ी वृक्ष, इसकी पूजा की जाती है। इसके अलावा इसी दिन हथियारों की भी पूजा की जाती है। हथियारों की क्या की जाती है, पूजा की जाती है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। और इस दिन जो लीलटांस पक्षी है, लीलटांस पक्षी, उसको देखना शुभ माना जाता है। देखना क्या माना जाता है, शुभ माना जाता है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। आगे हमारे पास आता है होली। होली बनाई जाती है फाल्गुन पूर्णिमा को। फाल्गुन पूर्णिमा को बनाई जाती है आपकी होली। दिवाली है, ये कब बनाई जाती है, तो ये बनाई जाती है कार्तिक अमावस्या को। कार्तिक अमावस्या को बनाई जाती है दिवाली। और इस दिन लक्ष्मी की पूजा की जाती है, लक्ष्मी का पूजन किया जाता है इस दिन। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग राजसमंद है, ये सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। वैसे आपका झालावाड़ है, वो सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर राजसमंद है। समझ में आ गया होगा। बीकानेर है, क्या है, बीकानेर। बीकानेर में क्या है, कतरियासर जो स्थान है, कतरियासर स्थान है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, जसनाथी संप्रदाय के लिए। जसनाथी संप्रदाय के लिए, ये बात ध्यान में रखनी है। शुरू है, ये सबसे ठंडा व गर्म जिला है। सबसे ठंडा व गर्म जिला है। यहां पर ताल छापर अभ्यारण्य स्थित है। ताल छापर अभ्यारण्य स्थित है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो यह है आपका चंबल नदी पर। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा आंसर। देखिए आपकी जो चंबल नदी है, चंबल नदी, इस पर कितने बांध हैं? तो इस पर बांध हैं आपके 4 बांध हैं। पहला बांध तो हो गया है गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध। और गांधी सागर बांध कहां पर है, एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। दूसरा हो जाएगा आपका राणा प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध। और राणा प्रताप सागर बांध कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में है। कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में। अगला है जवाहर सागर बांध, जवाहर सागर बांध। और जवाहर सागर बांध कहां पर है, कोटा में है। और अगला है कोटा बेराज, कोटा बेराज। और कोटा बेराज कहां पर है, कोटा में है। तो ये क्या है, 4 इस पर बांध हो गए हैं। चंबल नदी है, इसको बोलते हैं बारहमासी नदी, बारहमासी नदी। चंबल नदी को बोलते हैं राजस्थान की कामधेनु नदी, राजस्थान की कामधेनु, ये बोला जाता था किसको, चंबल नदी को। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए,
पश्चिमी राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में गर्म शुष्क और धूल भरी हवाएं चलनी शुरू होती हैं जो कहलाती हैं, तो वो कहलाती हैं क्या? लू कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? लू। मावट क्या होती है? तो जो सर्दियां होती हैं, सर्दियों में होने वाली बारिश, सही है, सर्दियों में जो बारिश होती है उसको क्या बोलते हैं? मावट बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, 9 मंजिला ऐतिहासिक विजय स्तंभ जो चित्तौड़गढ़ में है, जो राजस्थान में पड़ता है, किसने बनाया था? किससे बना है? तो ये बना है लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। तो आपका जो विजय स्तंभ है, विजय स्तंभ, विजय स्तंभ है, ये कहां पर है? पहली बात चित्तौड़गढ़ में है, चित्तौड़गढ़ में है। और कितना मंजिला है ये? 9 मंजिला मकान है ये, 9 मंजिला है। इसके अलावा ये किससे बना है? ये बना है आपका लाल बलुआ पत्थर, लाल बलुआ पत्थर व सफेद संगमरमर से, सफेद संगमरमर से बना है। अगली बात, विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था महाराणा कुंभा ने, महाराणा कुंभा ने। किस पर जीत हुई तब बनाया था? तो महमूद जो खिलजी थे, महमूद खिलजी, इस पर उन्होंने क्या प्राप्त की थी? विजय प्राप्त की थी। इस खुशी में उन्होंने बनाया था, विजय स्तंभ बनाया था। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 37.19 मीटर। और फीट में बात करें तो 122 फीट। ये क्वेश्चन आया है कई बार कि विजय स्तंभ की ऊंचाई है, तो यह है 37.19 मीटर या फिर 122 फीट है। ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, गणगौर के त्योहार का आयोजन किस माह में होता है? तो गणगौर का जो त्योहार है ये होता है कब? चैत्र माह में। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा आंसर। श्रावण मास में कौन सा त्योहार आता है? तीज का त्योहार आता है, तीज का त्योहार। और फाल्गुन माह में क्या आती है? होली आती है। फाल्गुन पूर्णिमा को बनाई जाती है होली। तो ये बात हो गई है किसके बारे में? ये आज के 25 क्वेश्चन के बारे में। अगर क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, शेयर करना है और लगातार आपको बने रहना है क्लास पर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में 25 क्वेश्चनों के साथ। अगली क्लास में 351 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेंगे। इसी प्रकार से ये सीरीज चलती रहेगी। ठीक है।